व्हाट्स अप गाइस, जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे जाके देख लो पहले। फिर भी शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। स्पेस वेयरहाउस में अनफोल्ड हो जाता है और वो राइस, कुकिंग ऑयल, मीट और बाकी फूड स्टफ्स समेत ढेर सारी सप्लाईज ग्रैब कर लेता है। शविंग समेत सब कुछ उसके स्पेस में स्टोर हो जाता है। इस तरह वो $0 में ह्यूज अमाउंट की सप्लाईज परचेस कर लेता है। अब जब वे फाइनली जा चुके हैं, वह अंदर जाकर रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है जो उसे पानी का गिलास देता है। डील पूरी होने के बाद सुचिन ऑफिस से निकलता है और उसके बैंक अकाउंट में लगभग 1 मिलियन जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हुए वह एक फ्लायर देखता है जो फास्ट और हाई इंटरेस्ट लोन्स का ऐड करता है। इससे उसे आइडिया आता है और वह डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के सहारे प्रॉपर्टी गिरवी करके और ज्यादा पैसे जुटाएगा। इस तरह वह ग्रेट सी लॉजेंस पहुंचता है जहां एक मोटा तगड़ा आदमी सिगरेट पीते हुए मिलता है। वह प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट टेबल पर पटकता है और सामने वाले आदमी की आंखों में देखते हुए प्रॉमिस करता है कि 1 हफ्ते में पैसा लौटा देगा ताकि वह इस डील से प्रॉफिट कमाकर सब कुछ एक साथ चुका सके। दई इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो जाता है और उसे लगता है कि सुचेन भी एक गैम्बलर है। बूढ़ा आदमी मानता है कि सुचेन बेवकूफ है जो सोच रहा है कि वो एक ही दिन में अपनी लाइफ बदल देगा। उसे जरा भी आइडिया नहीं है कि सुचेन का प्लान कितना दूर तक जाता है। दई मुस्कुराते हुए सिगरेट का लंबा कश लेता है और ऑफर पर सोचता है। लंबी बातचीत के बाद सुचेन ऑफिस से बाहर निकलता है और उसी दिन दूसरी बार उसके बैंक अकाउंट में आधे मिलियन से ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब उसके पास अपोकलिप्स की तैयारी के लिए सप्लाईज खरीदने के लिए पूरा पैसा है। वहीं दूसरी तरफ शाओन और चाओयू पार्क में लड़खड़ाते हुए चलते हैं क्योंकि वे अभी अभी सुचेन से भागकर आए हैं और शाओयू गला दबने की वजह से अभी भी ऑलमोस्ट बेहोश जैसा है। टैक्सी से उतरते हुए शाओन लगातार सुचेन की शिकायत करती रहती है। तभी वे देखते हैं कि सुचेन फिर से कैजुअली रोड पर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है और दोनों शॉक हो जाते हैं कि वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे घूम रहा है। इसलिए वे उसे सीक्रेटली फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन सू सोसाइटी कोलैप्स होने से पहले नेक्स्ट मेजर रिसोर्स ग्रैब के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद है कि कई कमर्शियल बिल्डिंग्स सी वाटर बैकफ्लो, रैपिड फ्रीजिंग और एक्सट्रीम कोल्ड से कोलैप्स हो गई थी, लेकिन ग्रीन सिटी होटल आखिर तक बचा रहा था। इसलिए वो वहीं जाता है ताकि देख सके कि वो इसका एडवांटेज कैसे ले सकता है। उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट पूरी तरह वेल इक्विप्ड है और उसमें स्विमिंग पूल भी है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर मैनेज करने में हेल्प करेगा। फिलहाल उसे बेस की तरह यूज करना अच्छा रहेगा और लंबे समय तक वहां रहना भी बुरा आइडिया नहीं है। ग्रीन सिटी होटल में एंटर करते ही एक वुमन उसे नोटिस करती है। वो अपना नाम लियू शिन रुई बताती है जो रेस्टोरेंट मैनेजर है और पूछती है कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकती है। सू कहता है कि वो शानदार भोजन के लिए 1000 टेबल्स फूड ऑर्डर करना चाहता है और पूछता है कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं। नंबर सुनकर मैनेजर शॉक हो जाती है पर थोड़ी देर बाद एक्साइटेड होकर मान जाती है, लेकिन प्राइस रेंज 5000 से 10,000 और इवन 1 लाख पर टेबल तक है। सुचेन 10,000 वाले टेबल्स चूज करता है, मतलब टोटल प्राइस लगभग 10 मिलियन होगी और वो 50,000 डिपॉजिट देने को तैयार है अगर डिलीवरी उसके दिए एड्रेस पर हो। मैनेजर उसके ग्रैंड बिहेवियर से इंप्रेस होकर सोचती है कि शायद वो हिडन रिच फैमिली से है। उसे नहीं पता कि ये सब बड़े लोन्स और हाउस सेल से आया है। वो 50,000 डिपॉजिट की कंडीशन मान लेती है और पेमेंट के लिए उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जबकि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट ही 50,000 के आसपास है। लेकिन रिच क्लाइंट्स से रिलेशन बनाने के लिए स्मूथ नेगोशिएशन जरूरी है। ऑफिस जाते हुए वो कैजुअली पूछती है कि क्या वो जल्द शादी कर रहा है और कोई एक्सक्यूज न होने पर वो कहानी बना देता है कि वो शादी कर रहा है, इसलिए शानदार खाना चाहिए। साथ ही प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक करने को कहता है। निगोशिएशन के बाद सुचेन होटल से बाहर निकलता है, खुश कि उसने सिर्फ 50,000 डिपॉजिट देकर 10 मिलियन वर्थ डिशेस फिक्स कर ली। फाइनल पेमेंट तक तो पोस्ट अपोकलिप्टिक हीट में आइस का एक ब्लॉक भी बिलियंस का हो जाएगा।
अंदर मैनेजर भी डील से खुश है और सोचती है कि वो हनीमून के लिए सब कर रहा है और जो उससे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। तभी शाओ कियान होटल में आकर मैनेजर से सूचेन के बारे में पूछती है। मैनेजर पहले उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, फिर बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने 1000 टेबल्स बैंक्वेट ऑर्डर किया है और कहती है कि ऐसा बॉयफ्रेंड होना अमेजिंग होगा। मन ही मन मैनेजर सोचती है कि यह लड़की बस 7 लेवल की ब्यूटी है और एटीट्यूड बहुत हाई है, पर रिच लोग अक्सर ऐसी गर्ल्स पसंद करते हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं कि सूचेन 10 मिलियन बैंक्वेट ऑर्डर कर सकता है। उन्हें विश्वास नहीं होता, पर मैनेजर कहती है कि रिच लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर खेलते हैं और वेडिंग डे पर ही वेल्थ रिवील करते हैं। वे फिर भी बिलीव नहीं करते, लेकिन मैनेजर प्रूफ दिखाती है कि सूचेन ने 50,000 डिपॉजिट ट्रांसफर किया है। दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि उसने इतने फैंसी 5 स्टार होटल में इतने टेबल्स क्यों ऑर्डर किए, किसे इनवाइट करेगा। कन सोचती है कि वो उसे अपने रिच सर्कल से इंट्रोड्यूस करके लग्जरी लाइफ में ले जाना चाहता है। श्याओ पूछता है अब क्या करे। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो हाथ झटक देती है और डिसाइड करती है कि उसे जल्दी से सूचेन के साथ पैचअप के चांसेस बनाने होंगे। अपने माइंड में वो लग्जरी लाइफ इमेजिन करने लगती है, जहां वो फैंसी क्लोथ्स में, लग्जूरियस हाउस में, मेड्स और बटलर से घिरी रहती है। इस सोच से ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा चांस सूचेन जैसा आदमी दे सकता है। उधर सूचेन अपने ओल्ड होम लौटता है और जीरो कॉस्ट परचेस की प्लानिंग जारी रखता है, जो असल में चोरी ही थी, क्योंकि वो कुछ भी वापस करने या पैसे देने का प्लान नहीं रखता। रेड के दौरान कई एसेंशियल आइटम्स अभी तक नहीं खरीदे गए थे और बाकी पैसा काफी नहीं था, इसलिए वो ऑनलाइन लोन एप्स का यूज करके जल्दी बहुत पैसा लेने की ट्रिक अपनाता है। पूरे दोपहर वो 80 से ज्यादा एप्स डाउनलोड करता है, सेल्फीज लेता है और 30,000 युएन से ऊपर के लोन्स लेता जाता है। एंड में लगभग 9,70,000 युएन लोन्स मिल जाते हैं और वो फिर से शॉपिंग स्प्री के लिए रेडी हो जाता है। वो बेड पर गिर जाता है, बेहोश होने जैसा फील करता है, पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि अभी फायर प्लेसेस, आइस मेकर्स, आइस ब्लॉक्स, स्मोकलेस कोयला और कई रेयर सप्लाईज खरीदनी बाकी है, जो सुपरमार्केट्स में नहीं मिलती लेकिन ऑनलाइन फास्ट डिलीवरी से मिल सकती है। अपोकालिप्स की एक्सट्रीम हीट और सीवियर कोल्ड सरवाइव करने के लिए ये सब जरूरी है। टेम्परेचर चेंजेस सरवाइव करना पूरी तरह इन मटेरियल्स पर डिपेंड करेगा, इसलिए वो मल्टीपल कंपनीज से कांटेक्ट करके ऑर्डर्स प्लेस करता है। सबसे पहले 2000 टन स्मोकलेस कोयला ऑर्डर करता है और 500,000 युएन डिपॉजिट देने की ऑफर करता है। फिर आइस फैक्ट्री से भी टन्स ऑफ आइस ऑर्डर करता है। कुछ कंपनीज फेस टू फेस डिस्कशन चाहती हैं, इसलिए वो अपार्टमेंट से निकलकर आइस मेकर से मिलने जाता है। बाहर कदम रखते ही वो एक न्यू फेस से टकराता है और उसके पीछे एक अनवांटेड ओल्ड फेस भी दिखती है। उसका नाम लीना है और वो शावन की क्लोज फ्रेंड है। असल में वही थी जिसने दोनों की मुलाकात करवाई थी और उसे उस भयानक रिलेशनशिप में फंसा दिया था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसकी फ्रेंड पीछे पीछे चलती है। फिर कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत मिस कर रही थी। वो पूछता है कि क्या वो सच में उसे मिस कर रही थी या उसके हाउस को मिस कर रही थी। लीना अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस उसे टेस्ट कर रही थी और उसे क्लूलेस कहकर अक्यूज करती है कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि शाओ कियान उसके बिना कितनी सैड थी। पेसो की लालची गर्लफ्रेंड तुरंत मौका लेकर सूचेन की आर्म पकड़ लेती है और उसे मनाने लगती है। कहती है कि वो उसके साथ वॉक पर चले और कल उसे डांटने के लिए सॉरी भी बोलती है ताकि वो उससे नाराज ना हो। लेकिन ये एक्ट उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि वो बिजी है, वो खुद जाकर घूम ले। शौकियन शॉक हो जाती है कि सूचेन इतना एरोगेंट कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन लीना उसे रियलिटी में लाकर बताती है कि वो कहीं टैक्सी लेकर जा रहा है। शायद ये उसकी फाइनल टेस्ट हो, इसलिए वो उसे दूसरी टैक्सी से फॉलो करने को कहती है।
सु आइस फैक्ट्री पहुंचता है मैनेजर से मिलने और ऑर्डर कंफर्म करने। बूढ़ा मैनेजर उसे ग्रीट करता है और हैरान होता है कि इतनी कम उम्र में वो इतना बड़ा खरीदारी कर रहा है। दोनों हैंडशेक करते हैं और वो पूछता है कि 2000 टन्स आइस प्रोड्यूस और शिप होने में कितना टाइम लगेगा। मैनेजर अश्योर करता है कि उनकी फैक्ट्री बहुत एफिशिएंट है और स्टेट की बेस्ट फैक्ट्रीज में से एक है। वो प्रॉमिस करता है कि एडिबल आइस 3 डेज में डिलीवर हो जाएगी और टोटल प्राइस 8 लाख डब्ल्यू होगी। सू अग्री करता है और 1 लाख डब्ल्यू डिपॉजिट दे देता है, फिर डिलीवरी के लिए एड्रेस भी दे देता है। डील कंफर्म होने के बाद मैनेजर पूछता है कि उसे इतनी ज्यादा आइस क्यों चाहिए, क्या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है? अगर वो रेगुलर ऑर्गेनाइजर है तो फ्यूचर में पार्टनरशिप हो सकती है। मैनेजर कुछ हद तक सही भी था क्योंकि सच में बड़ा इवेंट आने वाला था, लेकिन सुचेन कैजुअली अपोकलिप्स के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो सारी आइस चैरिटी के लिए अलाशन डोनेट करेगा। मैनेजर सरप्राइज्ड होता है, लेकिन आखिर में एंट्रेंस पर ही 8 लाख यूएन की डील सेटल हो जाती है और वो सोचता है कि ये यंग मैन जरूर कोई खास इंसान है। वो उसकी टैक्सी को जाते देख रहा होता है कि तभी एक और टैक्सी रुकती है और वो सोचता है कि शायद कोई और बिना अपॉइंटमेंट बिजनेस के लिए आया है। चाओकियन और लीना टैक्सी से उतरकर मैनेजर से बात करती हैं। कियन बताती है कि सुचेन उसका फियांसे है और पूछती है कि वे क्या बात कर रहे थे। मैनेजर को थोड़ा डाउट होता है कि कहीं यह कोई डिटेक्टिव ड्रामा तो नहीं, फिर भी वो बता देता है कि सुचेन ने 8 लाख युआन की आइस ऑर्डर की है। चाओकियान और लेना लगभग चिल्ला पड़ती है क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया कि सुचेन कोई सेकंड जनरेशन सुपर रिच पर्सनालिटी है। कोई भी नॉर्मल इंसान सिर्फ आइस पर इतना पैसा खर्च नहीं करेगा। लेना बेचैनी से पूछती है कि वो इतनी आइस का क्या करेगा और मैनेजर बताता है कि वो इसे चैरिटी में डोनेट करने वाला है। ये सुनकर वो दोनों और शॉक हो जाती है। इधर हमारा प्रोटोगोनिस्ट अब अपोकलिप्स सरवाइव करने के लिए सारे जरूरी आइटम्स खरीद चुका है और डिसाइड करता है कि दुनिया केओस में जाने से पहले थोड़ा टाइम एंजॉय कर ले। पिछली लाइफ में वो इतना बिजी था कि लग्जरी के बारे में सोच भी नहीं पाया, स्मॉल कैफे जाना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो एक फैंसी रेस्टोरेंट में रिलैक्स करने जाता है। वेट्रेस उसे वेलकम करके मेन्यू देती है जिसमें बटर चिकन, नान, स्मोक्ड स्टेक जैसे टेस्टी फूड्स हैं और हर आइटम की प्राइस 4 डिजिट्स तक जाती है। एक मिस्ट्री आइटम उसकी नजर पकड़ता है जिसकी प्राइस 17,000 येन है। वो पूछता है तो वेट्रेस बताती है कि ये हेड शेफ का पर्सनली क्राफ्टेड मील है जो उसकी इंस्पिरेशन पर डिपेंड करता है। ये इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए सुचेन वही ऑर्डर कर देता है। उसे याद आता है कि एपोकलिप्स की शुरुआत में एक स्ट्रेंज फोर्स ने क्रीचर्स को म्यूटेट करके टेरिफाइंग बीस्ट्स बना दिया था। फ्लड्स के दौरान जायंट सर्पेंट जैसे मॉन्स्टर्स भी आए थे, इसलिए उसे फ्यूचर में उनसे डील करने की तैयारी करनी होगी। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान पिंक हेयर्ड ब्यूटी पर जाता है जो उसके टेबल की तरफ फूड लेकर आ रही है। वो खुद को रेस्टोरेंट की हेड शेफ इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि उसने उसके टेम्परमेंट के हिसाब से स्पेशली डिश बनाई है। सुचेन उसे पहले से पहचान चुका था। पिछली लाइफ में वो हेल्स शेफ द्वानिया के नाम से फेमस थी जो डिकेड मॉन्स्टर मीट को भी मैजिकल कुकिंग स्किल से टेस्टी फूड बना देती थी जिसे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन वे डिशेस म्यूटेंट बीस्ट के अंदर से आए म्यूटेशन से बनती थीं और उन्हें खाना मतलब सर्टेन डेथ। वो उसके डार्क एक्सप्रेशन को देखकर मजाक में पूछती है कि क्या वो सोच रहा है कि वो उसे पॉइजन करेगी। फिर फूड एक्सप्लेन करती है कि डिश का नाम डुअल फेस्ड लाइफ है जिसमें स्टेक का एक साइड ब्राउन बटर में फ्राइड ट्यूना है और दूसरा साइड पफ पेस्ट्री में डीप फ्राइड है, यानी 2 फ्लेवर्स वाला स्टेक जो लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। सुचेन एक्सप्रेशन छुपाकर स्टेक का बाइट लेता है। टेस्ट सच में 17,000 येन के लायक है। काश अपोकलिप्स में वो उसके लिए कुक कर पाती, लेकिन पॉइजन का रिस्क भी था। मीनवाइल रेस्टोरेंट के बाहर शाओकियान और लेना जेलसी में प्लेस को देखती हैं और सोचती हैं कि सुचेन अंदर क्या खा रहा है। उन्होंने सुना है हर डिश कम से कम 10,000 येन की है और उसका कैजुअली स्नैक के लिए आना कंफर्म करता है कि वो सेकंड जनरेशन रिच किड है। शाओकियान सोचती है कि जब वो रिच वाइफ बनेगी तो अपनी सिस्टर्स का भी ख्याल रखेगी,
इसके बाद सुचेन शांगडू के गोल्डन सेल्स वॉल्ट में आर्या स्कैन्स बार जाता है। पिछली लाइफ में वो ऐसे लग्जूरियस प्लेसेस एंजॉय नहीं कर पाया था और अपोकलिप्स के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो मौका लेकर एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे ही वो सेटल होता है, गर्ल्स का ग्रुप उसके पास बैठ जाता है। वो उनके साथ ड्रिंक करने मान जाता है, लेकिन नोटिस करता है कि एक गर्ल उतनी एंथुजियास्टिक नहीं है। उसका नाम यून्यून है और वो पहली बार क्लब आई है। उसका बॉयफ्रेंड हाल ही में चीट कर गया और दोस्तों ने उसे फन के लिए यहां लाया है। वो इतना डिप्रेस्ड है कि पूरा ग्लास अल्कोहल पीकर टेबल पर पटक देती है और सू चेन से पूछती है कि क्या वो सिंगल है और उसके साथ फन करना चाहेगा। गर्ल्स उसे चीयर करती हैं। तभी शाओकियान और लीना क्लब में एंटर करती हैं और दोनों को पीछे कंफर्टेबल होते देखती हैं। वो उन्हें नोटिस करता है, फिर गर्ल को शोल्डर से पकड़कर ऊपर स्टेयर्स पर ले जाता है। दोनों लड़कियां उनके पीछे भागती हैं और वो एक रैंडम बेडरूम में जाकर डोर लॉक कर देता है। वो जल्दी से माफी मांगना करना चाहता है कि उसे अचानक ऊपर ले आया, लेकिन गर्ल उसके साथ लेटने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रोटैगनिस्ट उसका फायदा नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो क्लियरली सैड है, इसलिए वो उसके फॉरहेड पर हल्का सा फ्लिक मारकर वॉर्न करता है कि बाहर न जाए और जल्दी से अपने घर में फूड स्टॉक कर ले, और एडवाइस करता है कि ऐसे प्लेसेस में न आए क्योंकि वो फ्रेंड से ज्यादा लव माइंडेड है। लेकिन फिर रियलाइज करता है कि कोई फ्यूचर बचेगा ही नहीं जिसकी वो चिंता करे। ऐसे प्लेसेस पर आना उसके लिए रेयर मौका था, पर इस सिचुएशन में उसके पास उन्हें अवॉइड करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। वो हॉल के पीछे वाले हिस्से में जाता है और देखता है कि दोनों लड़कियां उसे ढूंढने के लिए कई डोर्स लात मारकर खोल रही हैं। इनके रहते वो बाकी रात बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी तरह उनकी मैनहंट से बचकर घर चला जाता है ताकि आराम कर सके और उन रैम्पेजिंग गर्ल्स से बच सके। अगले दिन उसने जो भी ऑर्डर किया था, जैसे स्मोकलेस चारकोल और आइस, सब उसे डिलीवर हो जाता है। कई ट्रक्स उस वेयरहाउस के सामने आकर रुकते हैं जिसे उसने ड्रॉप ऑफ के लिए रेंट पर लिया था, और वो खुद उन्हें अंदर गाइड करता है ताकि गुड्स सही जगह उतारे जाए। एक ट्रक ड्राइवर को चिंता होती है कि वेयरहाउस में रिफ्रिजरेटेड रूम नहीं है जिससे आइस मेल्ट हो सकती है, लेकिन वो उन्हें टेंशन न लेने को कहता है। वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि गुड्स को अलग अलग जगह वेयरहाउस में सेट करें। इसी बीच शाओयू शाओकियान को ट्रैक करके बताता है कि सुचेन ने शहर के पास में एक बड़ा वेयरहाउस रेंट किया है और वहां बहुत सारी बड़ी मशीन्स भी लाई जा रही हैं। ये सुनकर वो क्यूरियस हो जाती है और लीना के साथ खुद देखने वेयरहाउस पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि ग्रीन सिटी होटल का बड़ा बकेट डिलीवर होकर सेट हो रहा है। रेड कारपेट बिछा हुआ है और पूरा सेटअप शादी के आफ्टर पार्टी जैसा लग रहा है। लेना कन्विंस हो जाती है कि सुचेन प्रपोज करेगा और फिर हर डायरेक्शन से गेस्ट्स आएंगे वेडिंग देखने। शियावान अभी भी एटीट्यूड में कहती है कि अगर वो प्रपोज भी करेगा तो शायद वो एक्सेप्ट ना करे। फिर वो लीना से कहती है कि उसके साथ चलकर देखें कि सुचेन उसके लिए कितना सिंसियर है। वे उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि वो इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहा है और इतनी सप्लाईज का क्या करेगा, लेकिन वो जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है कि अगर वो बॉक्सेस वेयरहाउस में मूव करने में हेल्प करे तो वो सब कुछ बता देगा। शौकीन डिस्गस्ट हो जाती है कि वो उससे हल्का लेबर करवाना चाहता है, वो तो रिच लेडी बनने वाली है, वो ऐसे रफ काम कैसे करे। लीना उसे याद दिलाती है कि ये टेस्ट है ये देखने के लिए कि वो रिच लेडी बनने लायक है या नहीं। अभी भी शौक में होने के बावजूद वो फ्यूचर रिच लाइफस्टाइल के लिए काम करने का डिसाइड करती है और हैवी बॉक्स उठाकर शोल्डर पर रख लेती है ताकि प्रूव कर सके कि वो डेलिकेट वुमन नहीं है। लीना भी हेल्प करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि सेकंड जनरेशन रिच लोग यूजुअली लस्टफुल होते हैं और सही चांस मिला तो वो भी रिच लेडी बन सकती है। उधर सुचेन फ्री लेबर मिलते देख अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। सप्लाईज इतनी ज्यादा थीं कि होटल के वर्कर्स के होने के बावजूद सब मूव करने में पूरा दिन लग गया और शाम तक काम खत्म हुआ। काम खत्म होने पर शाओन पूरी तरह एग्जॉस्टेड और एंग्री हो जाती है। पूरे दिन काम किया और खाना तक नहीं मिला, लेकिन अब तो वो श्योरली रिच लेडी बनेगी जैसे हमेशा सपना देखा था।
लीना भी फ्लोर पर गिरकर थक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सुचेन ने उनसे पूरा दिन हेवी चीजें उठवाई। सिर्फ आइस ब्लॉक्स ही 100 पाउंड से ज्यादा के थे। अब टेस्ट खत्म हो चुका है और वो उसे ब्राइड बनाएगा। फिर ग्रैंड वेडिंग होगी और वेल्थी गेस्ट्स आएंगे। कम से कम उसे यही लगता है जब वो सुचेन को कन्फ्रंट करने जाती है। वो आदमी वर्कर्स को उनके हार्ड वर्क के लिए बड़े पैसे दे रहा होता है और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाकी पेमेंट वीक में सेटल करने का प्रॉमिस करता है। वर्कर्स खुशी में गाना गाते हुए चले जाते हैं, जबकि शावन डोर के पास खड़ी प्रपोजल का इंतजार करती है। सुचेन उसके पास से निकलकर वेयरहाउस की तरफ चला जाता है और रास्ते में उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन ये भी कह देता है कि उसके काम के लिए उसे कोई पे नहीं मिलेगा और वो अब जा सकती है। शावन डेस्परेटली उसे रोक कर पूछती है कि वो उसके साथ मजाक क्यों कर रहा है। श्योरली गेस्ट्स आने वाले होंगे ताकि वे दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सके। यही तो इन सब प्रेपरेशंस का रीजन था, राइट? सुचेन उसके गुड लाइफ वाले थॉट्स पर अम्यूज्ड हो जाता है। काश उनका हैप्पीली एवर आफ्टर सच में आता, लेकिन अब उसने हाउस बेच दिया है और मल्टीपल लोन्स लेकर वो ह्यूज डेट में डूबा हुआ है। पीछे से लीना शॉक में चिल्लाती है, ये इम्पॉसिबल है। उसने रेस्टोरेंट से 10 मिलियन यूएन का फूड खरीदा और हजारों सप्लाईज भी, फिर भी वो ब्रोक कैसे हो सकता है? सुचेन झूठ बोल देता है कि एक बिग बॉस चैरिटी के लिए गुड डीड करना चाहता था और वो बस हेल्प कर रहा है। बॉस गरीब लोगों को फूड और सप्लाईज देना चाहता है। ये सुनकर शावन कंट्रोल खो देती है और उस पर झपट पड़ती है, चिल्लाती है कि उसने उससे झूठ बोला और उसे पूरे टाइम लीड ऑन करता रहा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से अटैक डॉज कर देता है और कहता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, ये सब उसकी खुद की डिल्यूजन थी और वो खुद ही गलत सोचती रही। वो जमीन पर लेटी हुई चिल्लाती रहती है, सोचती थी कि वो सेकंड जनरेशन रिच मैन है, लेकिन अब पता चला कि वो ब्रोक है, तो वो कहती है कि वो उससे शादी करने का सपना भूल जाए। ये सुनकर वो बिल्कुल काल्म रहता है, क्योंकि कोई भी गोल्ड डिगर जैसी लड़की की परवाह नहीं करेगा। ये सुनकर शाओआन भड़क जाती है और गुस्से में चली जाती है, कसम खाती है कि वो उसे उसके हर काम का पछतावा करवाएगी। लीना भी पीछे पीछे जाती है, लेकिन जाने से पहले वार्निंग देती है कि अब उसका खेल खत्म है। सुचेन को इन एम्प्टी थ्रेड्स की जरा भी चिंता नहीं होती। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद पछतावा तो सिर्फ उन्हें ही होगा। दोनों न्यूसेंस के जाते ही वो वेयरहाउस लॉक कर लेता है और अपने इकट्ठा किए माउंटेन जैसे रिसोर्सेस को देखता है। अब उसे बस अपोकलिप्स आने का इंतजार करना है। वो अपनी इन्फिनिट स्टोरेज खोलकर सब कुछ स्टोर कर देता है। सब खत्म करने के बाद वो फिर से ग्रीन सिटी होटल लौटता है ताकि सिविलाइजेशन कोलैप्स होने से पहले एक और रिलैक्सिंग मील एंजॉय कर सके। होटल लॉबी में आराम से खाना खाते हुए अचानक एक लाउड ग्रुप अंदर आता है और वे सब लोग उसे पहचाने हुए लगते हैं। दई श्याओकियन से कहता है कि उसे बस श्याओ को फॉलो करना है ताकि वो वही गुड लाइफ पा सके जिसकी वो तलाश कर रही थी, क्योंकि शांगडू में उसके वर्ड्स की अभी भी काफी वैल्यू है और वो उसका अच्छे से ख्याल रख सकता है। वो यंगर मैन मौका देखकर उसे कहता है कि वो सुचेन द्वारा किए गए बैड ट्रीटमेंट की भरपाई जरूर करेगा और उसे बहुत पहले ही उस अब्यूजर को डंप कर देना चाहिए था ताकि वो उसके साथ रह सके। शावन तुरंत उसकी बातों में आ जाती है और उसे अपने साथ पकड़कर होटल के अंदर जाने देती है। फिर शाओयू उसे एश्योर करता है कि उसका बड़ा भाई पूरी कोशिश करेगा ताकि वो सुचेन से उसके लिए रिवेंज ले सके। शाओवान को अब शाओयू इतना भी बुरा नहीं लगता और उसका बड़ा भाई भी काफी वेल्थी है। उसके साथ रहना सुचेन जैसे चमचे के साथ रहने से बेहतर होगा। तभी उनकी नॉइज सुनकर सुचेन फाइनली बोल पड़ता है और उल्टा मजाक उड़ाते कहता है कि शाओवन सच में चूज करने में पिकी नहीं है कि किसके साथ चिपकना है। उसकी सडन अपीयरेंस से वो शॉक हो जाती है और शाओयू तुरंत अपने भाई से कहता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे अटैक किया था। दाई उसे पहचान लेता है कि यही वही लड़का है जिसे उसने हाल ही में ह्यूज लोन दिया था। बड़ा आदमी काफी समय से उसे ढूंढने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसका उद्धार लेने वाला वही है जिसने उसके भाई को इंसल्ट किया, तो अब उसके पास उस फूलिश लड़के के लिए और भी प्लान्स हैं। शाओयू भी शॉक हो जाता है कि उसका भाई सुचेन को जानता है।
तब बड़ा आदमी बताता है कि यही वही है जिसने अपना हाउस गिरवी रखकर उसे $500,000 से ज्यादा उधार किया था, और ऊपर से कोइंसिडेंस ये है कि कल ही रीपेमेंट डे है, मतलब दोनों के ही उससे हिसाब बराबर करने बाकी हैं। शवन घिन से भर जाती है कि उसमें धाई से पैसा उधार करने की भी हिम्मत थी, इसलिए इस लाइफ टाइम में तो वो कभी डेट क्लियर नहीं कर पाएगा, और वो खुश होती है कि वो उससे इन्वॉल्व नहीं हुई। सुचेन नॉइजी ग्रुप से बिल्कुल भी वरीड नहीं होता और आराम से खाना खत्म करके अपना मुंह पोंछता है।